Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.8 part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering the part that you can see in the black और पहले ही हम epidemiology anthropology को डिटेल में कवर कर चुके हैं in the first part of 9.8, तो you can go and check that out. और इस लेक्चर के अंदर आज हम जो आपके सिलेबस के पोर्शंस हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, दैट मीन्स लाइक दीज पार्ट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट विल हैव सम वैल्यू एडिशंस. मोस्टली इज़ योर न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे and diseases in the indigenous communities, like what are the diseases that you can expect to be there in the indigenous community, क्या कोई एक specific pattern follow होता है, हम इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे at the end, right? So to begin with, let's first recap with what we have studied in the epidemiology. So epidemiology में हमने देखा उनके major focuses क्या क्या होते हैं. Public health को monitor करना होता है, respond to diseases and outbreaks, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और इनके अलग अलग करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं. और पब्लिक हेल्थ में क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है, रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. So these are all the things that you can basically say as the summarization of the part 1 regarding the epidemiology. Also we have seen कि epidemiology के आपके approaches होते हैं दो टाइप के, that was your descriptive and your analytic. Descriptive आपके किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, descriptive फोकस करता है is your when, who and where पे. वहीं आपकी जो analytical epidemiology है it mostly focuses on how. So this is basically just the recap. और ये आप जब देख रहे हैं इस लेक्चर को तो I assume कि आपने पहले वाला देख लिया होगा. So that's why like you are watching this lecture now, right? Now let's talk about the main topic of the syllabus that we need to discuss in this lecture. That is your health and diseases, then your infectious or non-infectious diseases, then at the end nutritional deficiencies related diseases. हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद योर हेल्थ एंड डिजीजेस, और इसके अंदर भी हम सबसे पहले हेल्थ को डिस्कस करेंगे. सी व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ, जनरल जो रोज़ की बोलचाल की भाषा है अगर आप उसमें बोलते हो, तो अगर आपको किसी के बारे में मतलब रिलेटेड टू देयर वेलबींग अगर पता करना होता है तो आप बोलते हो अच्छा उसका हेल्थ जान के आ जाते हैं, उनके हेल्थ के बारे में पूछ लेते हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, राइट? हम ये जनरली टर्म्स यूज़ करते हैं. बट व्हेन यू से हेल्थ, so it is mostly about the well-being of the person, right? और ये well-being बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे नापी जाती है. इट कैन बी योर मेंटल, इट कैन बी योर लाइक सोशल, इट कैन बी योर बायोलॉजिकल एज वेल. सो इन सब के आप कह सकते हो इट्स लाइक द सम टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? बट अगर आप मोस्टली हेल्थ को इन जनरल रेफर कर रहे हो in along with the disease, so that means you're somewhat relating to the biological aspect more, right? और अगर किसी के हेल्दी होने के पैरामीटर्स को आपको बायोलॉजिकली असिस्ट करना है या देखना है तो यू नीड टू हैव अ चेक ऑन दी मेजर वाइटल्स. वाइटल्स क्या हो जाते हैं आपके अंदर, लाइक टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर जो आपका नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा होता है देन यू कैन से कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट मीन्स द पर्सन इज इन नॉट अ वेरी हेल्दी कंडीशन. देन हार्ट रेट की भी एक सर्टन रेंज होती है. Of course, it is having an exception when you are exercising or for the athlete, but general purposes की अगर हम बात करें तो उस केस में भी हार्ट रेट के आपके कुछ रेंजेस होते हैं. सेम गोज विद योर रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीमीटर भी अगर आपने स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर ऑक्सीजन लेवल टाइम एंड अगेन. उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा बोला जाता था कि 95 to 100% के बीच में आपकी ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन दिखनी चाहिए. सो ऑफकोर्स 100% तो किसी का नहीं होता, इट लाइक 99% और समथिंग लाइक दैट. बट इवन दो 95 से नीचे जाने पे देयर इज एन अलार्म दैट यू शुड रेज, राइट? तो ये तो हो गया आपके बॉडी वाइटल्स जिसको आपको ध्यान देना है फॉर considering a person to be in a healthy state, right? So that means the biological criteria of normality are based on the statistical concept, that is your vitals, right? So the health might be defined better as the ability to function effectively in a complete harmony with one's environment. That means suppose like somebody goes to an environment, जैसे हमने
लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में बात करी है अबाउट दी कोल्ड रीजन, अबाउट दी हॉट रीजन एंड अबाउट दी हाई एल्टीट्यूड रीजन. तो वहाँ पे भी जब आप जाते हो देन यू स्टार्टेड फीलिंग सम काइंड ऑफ एन चेंजेस इफ यू आर नॉट वेरी यूज टू सच अ काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट, राइट? So that means you're not in harmony with that particular environment. You might feel vomiting and nausea when you are traveling to a high altitude place. So at that point of time, you can be considered as like not in a very healthy position. ठीक है. और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया that this health is more than the physical fitness because it implies your mental and the emotional well-being as well. So that is how like you can represent the overall health of an individual. और health के कुछ determinants भी होते हैं. Of course the list is not very exhaustive. You can definitely add many more things into it कि जिस पे एक person की health depend कर सकती है. But overall अगर broadly बात करें तो income and status पे भी आपकी health बहुत ज़्यादा निर्भर करती है. A worker or a laborer who's working in some industry or mines will be definitely in an unhealthier position than a person who's working in some very good environment, right? वहीं social support network भी क्या है, like somebody who's very elderly and the person is not being able to do the things very properly of its own, but even though it's not getting any assistance from in and out, तो उस केस में भी उस पर्सन की हेल्थ डिटोरिएट करेगी. ठीक है. अगर ऐसा होगा कि उनका ध्यान देने वाले हो जाए, केयर टेकर्स हो, तो द पर्सन कैन कोप अप वेल. वहीं एजुकेशनल लिटरेसी पे भी डिपेंड करता है, चाहे लाइक आप क्या चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ दी लाइक एक्सरसाइजेज और एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू डू. तो कई बार जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, आप यू स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल दोज थिंग्स टू क्योर सर्टन थिंग्स, या आप गूगल पे बहुत सारी चीज़ों को गूगल आउट करके अपना इलाज खुद ही करने लगते हो. तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन और लिटरेसी लेवल पे डिपेंड करती है दैट हाउ यू परसीव सर्टन थिंग्स. उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन, सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड कोपिंग स्किल्स लाइक आपकी हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट की. एज अ चाइल्ड लाइक हाउ वेल यू हैव बीन टेकन केयर. तो ये सारी चीज़ें हैं दैट कैन डिटरमाइन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ. सो यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि कंसिडरेबल होते हैं, दैट यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग दिस वेन डायग्राम. और इस मेंटल हेल्थ की जगह पे यू कैन बी लाइक एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू वांटेड टू सी. Suppose you wanted to see what is the causes of lung cancer. So again उसके आप biological, social and psychological अलग अलग parameters define कर सकते हो. So here if you talk about the mental health के biological क्या क्या reasons हो सकते हैं, overlapping क्या reason हो सकते हैं, and then अलग अलग साइकोलॉजिकल या सोशल क्या रीजंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो. लाइक सोशल में अगर आप बात करें फैमिली या सर्कमस्टांसेस या फैमिली रिलेशनशिप, ट्रॉमा, स्कूल, पीयर्स, यानी कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, आपके फ्रेंड्स कैसे थे. सो यू मस्ट हैव सीन कि बचपन में बोला जाता है कि अच्छी संगति के जो लोग हैं उनके साथ रहो, अदरवाइज यू माइट टर्न अप टू बी लाइक देम, राइट? सो इस तरीके की चीज़ें बोली जाती है बिकॉज अल्टीमेटली दीज सोशल रिलेशनशिप्स has some impact upon you in terms of like many of the things, right? क्योंकि हम यहाँ पे mental health का example ले रहे हैं, इसलिए like I'm just trying to correlate it with. उसी तरह biological vulnerabilities भी हो सकती हैं, mental health पे हो सकता है. there is some like for example Alzheimer की अगर आप बात करें या और इस टाइप के कोई भी आप genetic disorders की बात करें, तो they have some kind of genetic vulnerabilities, right? उसी तरीके से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि हाउ इज़ योर सोशल स्किल, हाउ यू कोपिंग अप विद द सिचुएशन, और आपकी इमोशनल क्वेश्चन कैसी है. ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकती है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा होगा. सो आई होप आप समझ गए होंगे लाइक विच काइंड ऑफ एन मॉडल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज़ वन सच मॉडल, यू कैन हैव लाइक मेनी ऑफ इट. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया और आपको यूटिलाइज करना है इस तरीके की चीज़ें. देन नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजीज. हमने हेल्थ की बात कर ली, हेल्थ को समझ लिया लाइक व्हेन यू कॉल अ पर्सन टू बी हेल्दी, और उसके अलग अलग क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिजीज़, तो डिजीज़ का तो सबसे पहले लाइक इफ़ यू हैव टू से लाइक कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट कैन बी अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल स्टेट. दैट मीन्स कि जो भी आप डिजीज की बात कर रहे हो या डिजीज़ की बात कर रहे हो, इट विल हैव सम काइंड ऑफ एन नेगेटिव कॉनोटेशंस, राइट? ये हार्मफुल इसके डेफिनेशन में आपको दिख रहा है, दैट मीन्स समथिंग बैड इज हैपनिंग, राइट? अब ये डिजीज़ है, इनके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं
दैट शोज द एबनॉर्मलिटीज़। और डिजीज़ भी अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। टाइप्स यहाँ पे मेरे मतलब कैटेगराइजेशन का नहीं है, टाइप्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। सो यहाँ पे आप डिजीज़ को देखेंगे, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रोनिक, मैलिग्नेंट और बिनाइन। अब ये एक्यूट डिजीजेस क्या होते हैं, मैलिग्नेंट क्या होती है और बिनाइन क्या होते हैं, एक करके इनको देख लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्यूट डिजीज, तो एक्यूट डिजीज मोस्टली आते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर चले जाते हैं, लाइक कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर योर एक्यूट डिजीज। और इसके केस में हो सकता है लाइक द पर्सन और द पेशेंट माइट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, और इट माइट हैपन कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना भी पड़े। तो आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कौन कौन से डिजीजेस को आप एक्यूट डिजीज कह सकते हो, राइट। देन इज योर benign and malignant. So अगर आप लिटरल मीनिंग की बात करें, सो benign इज समवट लाइक द गुड साइड, ठीक है, और malignant इज समवट ऑन द evil साइड. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग. अब इनका डिजीज के टर्म्स में क्या मतलब होता है, तो जनरली दिस benign और malignant इज यूज टू डिस्क्राइब ट्यूमर्स. एंड ट्यूमर्स जो है आपके, दे कैन बी नॉन कैंसरस एंड कैंसरस. तो जब ये ट्यूमर्स आपके नॉन कैंसरस होते हैं, देन यू कॉल देम एज द बिनाइन, और जब ये कैंसरस होते हैं देन यू कॉल देम द मैलिग्नेंट, राइट. आई होप ये डिफरेंस दोनों के बीच में क्लियर है. सो आपके जो बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि जो थोड़े अच्छे टाइप वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट अच्छे सिंस दे आर कॉजिंग ट्यूमर, but still better than the other. So benign tumor tends to grow slowly and do not spread. वहीं जो आपके malignant tumors होते हैं वो बहुत rapidly grow करते हैं और वो अलग अलग normal tissues को destroy भी करते हैं. So that is where the word comes from, जो कि आप बोलते हो cancer. So cancer is like an umbrella term that is used for all the malignant tumor, right? So a person may have disease for many years without even being aware of its presence, although diseased, and this person is not ill. अब आप बोलेंगे वेट, हम कह रहे हैं द पर्सन इज डिजीज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो इल नहीं है. सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सी, अगर आप बात करें द वेरी कॉमन type of a disease that you say that is the non-communicable disease is your diabetes, right? So diabetes की जब आप बात करते हैं तो you might find people in and around yourself, those who are having diabetes. सो जिसको डायबिटीज़ होता है, यू जस्ट कैन नॉट टेल देम बाई सीइंग देम कि ओके दिस पर्सन इज हैविंग डायबिटीज़, अनटिल अनलेस वो बहुत सिवियर कंडीशंस में हो और आपको उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता हो, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल पता हो. अनटिल अनलेस जस्ट सीइंग अपॉन दैट पर्सन फॉर अ टाइम, फर्स्ट टाइम, यू कैन नॉट जस्ट टेल कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है. दिस इज़ बिकॉज कि सिंस द पर्सन इज हैविंग डायबिटीज़, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही हो, द प्रॉपर इंसुलिन की ट्रीटमेंट मिल रही हो या और भी कोई मेडिकेशन वो ले रहे हैं, उसके वजह से if the person is being able to cope up with that, so in that case you won't say that person is ill. But if a person who's having certain diseases and showing symptoms, और उस केस में आप उनको कह सकते हो the person is ill, यानी कि वो अपने नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं. So that means that implies कि your illness implies discomfort or inability to function optimally, and hence it is a subjective state of lack of well-being produced by disease. So I'm not assuming कि आपको illness और इसके बीच में difference पूछ लिया जाएगा, but since we are studying this in the anthropology, so it's a best case scenario कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बीच में differentiate करना आना चाहिए. So एक तो word हो गई आपकी disease, हमने देख लिया disease और illness क्या है, ठीक है. Then your another word is sickness also. तो अब सिकनेस भी है, अब सिकनेस में भी क्या डिफरेंस होता है, इलनेस में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम देख लेंगे. बट इसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो इलनेस है और डिजीज़ है, ये जो दोनों कंसेप्ट्स है, और इन कंसेप्ट्स को आप कैसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज गिवन बाय द आर्थर क्लेनमैन. सो आर्थर क्लेनमैन वाज बेसिकली एन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एंड साइकेट्रिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, यस. सो इन्होंने डिजीज़ और इलनेस को लेके अलग अलग कंसेप्ट्स दिए थे. इन्होंने बताया था दैट डिजीज़ इज रिगार्डेड एज अ natural phenomena, that is with the ethic view, whereas your illness is conceptualized as a cultural construction, that is your emic view. और ethic और emic हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, so I will not go deeper onto that. Now comes to your different perspective. हमने डिजीज़ देख लिया, हमने इलनेस देख लिया, अब सिकनेस कहाँ से आ जाता है. तो सी, सिकनेस
और इलनेस को अगर आप देखोगे ना, तो इन इंग्लिश टर्म्स जनरली आप इनको ऐसे डिफरेंशिएट करते हो, दैट सिकनेस के साथ आप नाउन का यूज़ करते हो. देन यू विल से लाइक सिक चाइल्ड, सिक ग्रैंड मदर, या सिक फ्रेंड. इस तरीके से आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे इल फ्रेंड. ऑल्दो दोनों का मतलब यही होता है, लाइक यू आर हैविंग द डिस्कम्फर्ट और इनएबिलिटी, लेकिन यूजेज पे डिफरेंस होता है कि आप कब यूज़ कर रहे हो, किस टर्म्स में यूज़ कर रहे हो. तो एज में यू कैन सी कि ऑल्दो दे ऑल दीज थ्री कंसेप्ट आर लाइक काइंड ऑफ एन ओवरलाइन टू ईच अदर, बट दोनों के अलग अलग क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. इलनेस और डिजीज़ का तो हमने बहुत क्लियरली देख लिया. अगर आपको सिकनेस देखना है, ऑल्दो सिकनेस और इलनेस आप इंटरचेंजेबली यूज़ करते हो, दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट, दैट इज़ ऑफकोर्स राइट. बट डिजीज़ और इलनेस को आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो सिकनेस इज योर सोशल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ दिस कंडीशन, एंड द कल्चरल बिलीफ एंड reactions such as tear or rejection. This affect how the patient react and also cover what is considered as a disorder suitable for the medical treatment. तो sickness हो रही है, आपने ये भी देखा होगा कि मेंटल सिकनेस आप कभी यूज़ कर लेते हो, या आप कभी बोलते हो कि उसको एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, राइट. सो दीज आर लाइक ब्रॉडर टर्म दैट इज़ यूज. तो एक थोड़ा सा आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ पता होनी चाहिए. नाउ अगर हम डिजीज़ की कैटेगराइजेशंस की बात करें, तो कैटेगराइजेशन में इफ़ यू सी जनरली, वैसे तो ब्रॉडरली अगर आप कैटेगराइज करें तो आपको हेरिडिटरी डिजीजेज मिलेंगे, डिफिशियंसी डिजीजेज मिलेंगे, देन योर इन्फेक्शियस डिजीजेज मिलेंगे. तो ये जनरली जब आप चीज़ों को एज्यूम करते हो तब आपको दिखती है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ये किस तरीके से डिजीज़ के कैटेगराइजेशंस होते हैं, दैट यू कैन सी. कि आप कभी कभी इन्फेक्शियस डिजीजेस बोल देते हो, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीजेज आते किसके अंदर है, दे आर कम्स अंडर द एक्वायर्ड डिजीजेस. एक्वायर्ड डिजीजेस कौन से होते हैं, जो आप बर्थ के बाद डेवलप करते हो, और जो डिजीजेस आपके बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, दे आर नोन एज द कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, राइट. सो अगर हम एक्वायर्ड डिजीजेस के ऊपर फोकस करें तो इसके अंदर आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मिलेंगी. Communicable diseases are of course the infectious one, and the non-communicable diseases are of course the non-infectious one. और जितने भी आपके communicable diseases हैं, ये mostly pathogen से related होते हैं, like your virus, bacterias, इन सब से ये cause, मतलब they are the caustic agent for this. वहीं जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इनके बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं. समटाइम्स इट्स जेनेटिक ऑल्सो, समटाइम्स इट्स योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, समटाइम्स द इन्वायरमेंट. सो उस बेसिस पे भी आप अलग अलग कैटेगराइजेशंस करते हो. देन अगर आप इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर देखेंगे, तो इन्फेक्शियस डिजीज में एज आई टोल्ड यू कि पैथोजन से होता है, तो वायरल हो सकते हैं आपके, एंड देन रिकेटसिलियल डिजीजेस हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, प्रोटोजोअन, फंगल, इस तरीके के बहुत सारे कैटेगराइजेशंस होते हैं. सो फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस आप इनको बोल देते हो लाइक डिजीज कैटेगराइजेशन अंडर द हेरिडिटरी इज योर हेरिडिटरी, देन योर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, और जो आपका आखिर वाला है दैट इज़ योर डिफिशियंसी. बट एक्चुअली में आप देखेंगे तो डिफिशियंसी आपकी कैटेगराइजेशन नॉन इन्फेक्शियस के अंदर ही आ जाती है, राइट. सो दिस इज़ फॉर देम. नाउ अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन कि डिजीज़ होगी या नहीं होगी, या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बेसिकली, राइट. सो इनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अगेन दीज कैटेगरीज आर नॉट वेरी लिमिटेड, आपके लिए ये कैटेगराइजेशन और भी बढ़ सकते हैं. जैसे फॉर you in this lecture I have divided the determinants into the ecosystem और ecobiological, यानी कि biological और ecological दोनों को mix करके, then is your socio-economic, and then फिर आपका public health कैसा है. तो ये सारे determinants हो सकते हैं. But if you will see, ये काफ़ी overlapping भी है, अभी समझ में नहीं आ रहा, will get to know in a while just now. अगर ecosystem बोले, ecosystem किस तरीके से work as a determinant. So ecosystem based goods and services that we get from the nature are the ecological determinants of the health, and amongst the most important of this are the oxygen, water, food, fuel, and various other natural resources, and the ozone layer, and a reasonably stable and a habitable climate. So see, everything is depending upon the ecosystem, like most of the things. आपका ecosystem favorable नहीं होगा, then you won't be able to survive the way you are surviving right now, right. आपके जो ओजोन लेयर है, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सच लाइक स्किन कैंसर्स और अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेज, राइट. वहीं आपके ऑक्सीजन सप्लाई किस तरीके का है, वाटर अवेलेबिलिटी किस टाइप की है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं कि लाइक सपोज देयर इज़ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, और ये पानी ख़राब होने की वजह से क्या होगा, द पीपल लिविंग आउट हेयर विल बी डेफिनेटली हैविंग सम वाटर बॉर्न डिजीजेज,
और वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगे, यहाँ पे आपको मलेरिया का भी खतरा हो सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स दैट आर अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोसिस्टम कैन डिटरमाइन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन health or the diseases person is going to acquire out there. The next is your combination of ecology and biological, because अभी हमने देखा है कि इन like past years आपको बहुत सारे ऐसे diseases देखने को मिलेंगे that are kind of an zoonotic diseases, right? So ये जितने भी zoonotic diseases है, why they are being coming into picture, इसके बहुत सारे अपने अपने reasons है. Because of the widespread forest clearance, जो आपके animals है या जो भी like reptiles और जितने भी creatures है, उनका ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू ऑल दीज जेनेटिक डिजीजेस. ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, और भी बहुत सारे ब्रॉडर रीजंस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग पैटर्न, आपके जो इस टाइप के डिजीजेज हैं उनका खतरा बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग वेरियस अदर एपिडेमिक और इवन लाइक पैंडेमिक डिजीजेस. एंड इफ यू हैव टू लुक ऑन टू कि कौन कौन से ऐसे पैंडेमिक डिजीजेस है, जस्ट इग्नोर द नंबर ऑफ डेथ्स, बिकॉज नंबर ऑफ डेथ्स कुछ अलग अलग है. आई डाउट कि ये कितने सही है, बट एनी वे वी आर नॉट गोइंग टू राइट नंबर ऑफ डेथ्स एंड सो, बट वी जस्ट नीड टू लुक कि कौन कौन सी ऐसे डिजीजेस हैं दोज हु आर ड्यू टू द इको बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस. वहीं आप देखेंगे चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, चाहे वो आपका एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, रशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, लाइक इबोला वायरस, HIV, एंड नाउ यहाँ पे तो अभी 2020 एक शानदार अक्षरों में लिखा जाने वाला है, विच इज़ योर COVID-19. बट एनीवेज ऑल दीज लाइक सार्क COV, अगर COVID-19 ना बोले तो ये सारे जितने भी डिजीजेस है, दे आर द रिजल्टेंट ऑफ दैट इंटरैक्शंस ओनली. नाउ सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी लाइक वेरियस कैटेगरीज, कि आपकी एजुकेशन किस तरीके की है, या क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं, उस हिसाब से भी आप बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स पे डिसीजंस लेते हो. देन हेल्थ केयर की क्वालिटी कैसी है, या फैसिलिटीज़ कैसी है, इवन आपका आसपास का एनवायरनमेंट, नेबरहुड कैसा है, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस की व्हाट काइंड ऑफ एन डिजीज यू कैन हैव, राइट. फिर आपका सोशल एंड कम्युनिटी कंटेक्स्ट कैसा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली, स्पेशली फॉर योर मेंटल हेल्थ, और इवन लाइक इन टर्म्स ऑफ एल्डरली डिजीजेज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. कई बार एल्डरली डिजीजेज ऐसी होती हैं जो क्योरेबल नहीं होती हैं, या आप उनको क्योर नहीं कर सकते हो, बट इवन लाइक यू कैन हेल्प इन डिक्रीजिंग द काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, राइट. वहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, ये भी सोशो इकोनॉमिक के अंदर ही आता है, एंड दे आर ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीजेस, राइट. सो हमने अभी तक डिटर्मिनेंट्स क्या क्या देख लिया, इकोलॉजिकल देख लिया है, इको और बायोलॉजिकल का जो मिक्सचर है वो देख लिया है, देन सोशियो इकोनॉमिक देख लिया है. और ऑल्दो सोशियो इकोनॉमिक के अंदर ही आपका ये पब्लिक हेल्थ भी आ जाता है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि कैसे पब्लिक हेल्थ को आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो. तो दैट इज़ लाइक द ओवरलैपिंग थिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको ओवरलैपिंग बेस में दिखेंगी, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. एंड देयर वाज सम फेमस रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन बाय डैलग्रेन एंड वाइटहेड इन 1991. सो इन्होंने दिया था कि कैसे एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है विद द वेरियस हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, और उसकी जो लाइक कंडीशन है वो कैसे इम्पैक्ट होती है लाइक एट वेरियस लेवल्स. सो इफ़ यू सी कि एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल उसके लाइफस्टाइल किस तरीके की है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीजेज. सोशल और कम्युनिटी नेटवर्क कैसा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो बेसिकली जब आप यहाँ पे बात करें तो इसके अलग अलग लेयर्स बन गए. ये तो हमने देख लिया कि ये सोशल इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग लेयर्स में आ रहा है. इंडिविजुअल लाइफस्टाइल एक लेयर है, उसके बाद आपका सोशल कम्युनिटी नेटवर्क कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन आपकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस कैसी है, आप यहाँ पे देखेंगे वो सारी कहीं ना कहीं आपस में आपको यहाँ पे इंटरलिंक्ड दिखेगी. और इसी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन के अंदर आपका एजुकेशन, वर्क एनवायरनमेंट, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. और फिर आपको जनरल सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन काइंड ऑफ एन डिजीज अ पर्सन कैन हैव, राइट. बिकॉज कल्चर के बेसिस पे ही आपकी फूड हैबिट डिसाइड होती है, आपके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो डिसाइड होते हैं आपके कल्चर के बेसिस पे. तो दैट हैज़ सम इम्पैक्ट अपॉन योर health as well. So these can be understood as the determinant of the diseases, right. Apart from the types, there can be the classification of diseases. क्योंकि हमने types में क्या देखा, हमने types में देखा कि diseases इन types के हो सकते हैं, and I told you ये type कोई ऐसा hard formed नहीं है, आप अलग अलग तरीके से उनको represent करते हो. लेकिन अगर classification करना हो, सो क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि कुछ ऐसे डिजीजेस हो सकते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो जिनका कहीं ना कहीं,
और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका टोपोग्राफिकल इफेक्ट्स हो, लाइक योर चेस्ट से रिलेटेड डिजीजेज या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेज, वहीं कुछ एनाटॉमिक या ऑर्गन से रिलेटेड हो सकते हैं. Then there can be the pathological by nature. So these are like various classification that you should at least be aware. मतलब आपको पता होना चाहिए कि types में क्या difference है और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. बिकॉज एज यू कैन सी इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इन्फेक्शियस भी होंगे, कुछ नॉन इन्फेक्शियस भी होंगे, बट यहाँ पे इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है उसके बेसिस पे नहीं डिफाइन किया जा रहा है, अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे बेसिकली डिफाइन किया जा रहा है, या एरियाज के बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, या कॉस्टिक एजेंट पे भी डिफाइन किया जा रहा है. Here now let's see the ecological aspect of the ecological aspect of disease. See, हमने देख लिया है कि ecosystem plays an important determinant in the disease, right? अब इनके और क्या क्या ways हो सकते हैं, like how this ecosystem can be a determinant, उसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं. अभी तो हमने briefly डिस्कस किया, बट you should at least know this thing in detail, because हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है, तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी हम एक बार डिटेल में कवर कर लेते हैं, ठीक है. और फॉर दोज ऑफ यू हु इज मेकिंग नोट, तो आप चाहे तो इसको सीधा इकोसिस्टम के नीचे भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दी टॉपिक. सो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर भी आपके दो टाइप हो जाएंगे, फिजिकल और बायोटिक कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो फिजिकल या एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं इन दी लाइक इकोसिस्टम, जो कि आपके हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड हेल्थ इज व्हाट, कि हेल्थ जब डिटोरिएट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं मोस्टली यहाँ पे. सो आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, आप जिस जगह पे है, दैट कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन व्हाट काइंड ऑफ एन सिचुएशन यू माइट फेस इन टर्म्स ऑफ इलनेस और इंजरी. अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे है वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ लाइक हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट. डेजर्ट एरिया में आपको हीट स्ट्रोक होगा. वहीं अगर आप किसी नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशन में होंगे तो वहाँ पे यू वोंट फेस एनी सच काइंड ऑफ एन प्रॉब्लम, राइट. बिकॉज ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी कि हीट स्ट्रोक कब होता है, होम्योस्टैसिस क्या होता है, हाउ द बॉडी मेंटेन्स द नॉर्मल टेम्परेचर, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो कैसे प्रॉब्लम आ सकती है. उसी तरह से माउंटेन सिकनेस या फ्रॉस्ट बाइट, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, ऑन दी फिजिकल एनवायरनमेंट. यानी कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट डिफाइन कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एन कंडीशन यू कैन हैव. देन नेक्स्ट इज योर रोडेंट अल्सर ऑल्सो. रोडेंट अल्सर बेसिकली इट्स नॉट एन अल्सर, इट्स कैंसर ओनली, ठीक है. ये कैंसर का ही एक टर्म यूज़ किया जाता है. तो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द यूवी लाइट. आपको पता है यूवी लाइट कैन बी वेरी हार्मफुल, एंड दिस यूवी लाइट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो. स्किन कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दिस यूवी लाइट. लेकिन यूवी लाइट किस जगह पे कितना है, कैसा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एनवायरनमेंट आउट देयर, राइट. सो दैट इज़ वाई आपका फिजिकल एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, दैट कम्स अंडर योर इकोलॉजिकल वन, राइट. ऑल्सो एयर पोल्यूशन आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आपने सुना होगा एयर पोल्यूशन से इंडिया में या आसपास जो भी जहाँ भी हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ है उनमें डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन. इसके अलावा भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक योर हैजार्डस वेस्ट, उनके वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. तो दीज ऑल आर लाइक कैन बी अकाउंटेड अपॉन दी फिजिकल एनवायरनमेंट. अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट जो कि आपके एनवायरनमेंट में ही आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ही आपको वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाइज, जो इंपॉर्टेंट कॉस्टिक एजेंट्स होते हैं अपॉन दी वेरियस डिजीजेस. अब ये आपके साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रही हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. सो विल डायरेक्टली टेक अप सम एग्जाम्पल्स की, ये तो सारी आपकी लिटरेचर है वो आप लिख सकते हैं. विल टेक अप सम ऑफ द एग्जाम्पल लाइक योर्स, इट्स अ माइक्रोबियल डिजीजेस. और इसके होने का एक कारण बहुत बड़ा ये होता है कि ये एक सर्टन टेम्परेचर और इसको चाहिए होता है, and that temperature, if that temperature is reached, then you can found the prevalence of this microbial disease, right. और यानी कि इस microbial disease का relationship आपके climatic condition या temperature जो भी आप बोल सकते हैं उसके साथ होता है. So that means a area or the biotic environment which provides such a favorable condition, it can happen out there. और भी दूसरे आपके एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक सिलोन का आपका एग्जाम्पल है. सिलोन में डिफॉरेस्ट्रेशन किया गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो गड्ढे हो गए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन द ट्रीज आर अपरूटेड इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ एन वॉइड.
और उस वॉइड की वजह से वहाँ पे पानी भर गया, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता गया द मॉस्क्यूटो स्टार्टेड ब्रीडिंग आउट देयर, एंड इफ द मॉस्क्यूटो स्टार्टेड ब्रीडिंग आउट देयर, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मलेरिया या और भी अदर डिजीजेस का कारण बन जाएगा. उसी तरह से मलाया में भी सर्टन रैट्स केपेबल ऑफ केयरिंग टिक डिजीजेज are very rare in the natural forest, but after deforestation they occur in great number. Why? Because before the deforestation they were finding their habitat in somewhere around the trees. वो ट्रीज के अंदर काफ़ी होल्स बना के रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रीज कटने लगी तो ये रोडेंट्स को जगह नहीं मिलने लगी एंड दे स्टार्टेड कमिंग आउट. तो दे कैन बी लाइक वेरियस अदर एग्जाम्पल्स जो भी आप पढ़ते होंगे, आप जीएस में भी पढ़ रहे होंगे, तो वो भी एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Now talking about the variation in the occurrences and the intensity of diseases. That means determinant तो हमने देख लिया, लेकिन अलग अलग वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन पे आपकी सर्टन डिजीजेज होती हैं. वहीं बायोलॉजिकल कंडीशंस भी क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सर्टन डिजीजेज की अकरेंस हो सकती है इनटू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन एंड सो. तो अगर इन्वायरमेंटल की बात करें तो कुछ पैथोजेंस होते हैं, लेकिन दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि आपके यॉज वाला भी एग्जाम्पल था, दैट ऑल्सो यू कैन यूज आउट हियर. ठीक है. जैसे कि आपका मलेरिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. आपने सुना कि कनाडा में मलेरिया के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं. वहीं अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल में आपके सिकल सेल एनीमिया का भी केस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन द सिकल सेल एनीमिया एंड द मलेरिया, कि क्यों मलेरिया का प्रिवेलेंस आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, बट इवन दो आपको डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिकल सेल ट्रेट, जो कि आपके मलेरियाज के जो एग्स है उनको पनपने नहीं देता है इनसाइड द ब्लड, राइट. वो डिवीजन करने में उनको हेल्प नहीं करता है. तो दीज आर लाइक सम ऑफ द रीजंस जो कि आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे वेरिएशन हो सकता है, इवन दो दैट पर्टिकुलर एरिया दैट अफ्रीका इज प्रीडोमिनेंट विद द मलेरिया, बट इवन दो वहाँ पे आपको सिकल सेल ट्रेट की वजह से कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी. वहीं हाइजीन और हेल्थ केयर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपके बेटर सैनिटेशन होती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अवेयरनेस लेवल ये काफ़ी ज़्यादा होता है. लेकिन जो पुअरर नेशंस इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया, कंटामिनेशन की वजह से, पुअर सैनिटेशन की वजह से आपको बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ देखने को मिलेंगे. इवन लाइक मलेरिया भी अभी तक वाइप आउट नहीं किया जा सका है फ्रॉम इंडिया, इवन दो आप देखेंगे कि चाइना और भी बहुत सारे इवन छोटे छोटे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे मलेरिया वाइप आउट किया जा चुका है. तो दीज कैन बी सम ऑफ दी कंडीशंस और वेरिएशंस अगर आपको बताना हो तो. ठीक है. तो आप उस इन्फेक्शियस एंड दी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि आपका ये वाला पोर्शन है, राइट. सो इन्फेक्शियस डिजीजेस की अगर बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर कॉज्ड बाय सर्टन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ योर पैथोजन जो आप इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइज, पैरासाइट्स ये सारे हो सकते हैं. बट एक और चीज़ है कि जनरली ऐसा नहीं ज़रूरी है कि ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हार्मफुल ही हो, कुछ हार्मलेस भी होते हैं. For those of you who don't know or not heard about bacteriophage, so bacteriophage is basically a virus, not a bacteria for first thing, और ये बैक्टीरिया को किल करता है. ठीक है. सो आप चाहे तो गूगल आउट कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है. दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी लाइक इम्पोर्टेंट for your prelims as well. So bacteriophage is a virus but it is harmless. उसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो harmless होते हैं, but there are the one who can cause the diseases. और अलग अलग टाइप के डिजीजेस होते हैं, अलग अलग उसके कॉस्टिक एजेंट्स भी होते हैं, बट मोस्टली कॉजेज़ क्या होता है अगर आप बोले तो कॉजेज़ इन टाइप के जो भी आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो कि पैथोजन से होते हैं वो मोस्टली आपके हैबिटेट, आपके बिहेवियर से यहाँ पे मतलब है आपकी सैनिटेशन कैसी है, आपकी प्रॉपर हाइजीन कैसी है. कोविड-19 के केस में इफ़ यू आर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन लाइक टर्म्स ऑफ मास्किंग एंड वॉशिंग योर हैंड रेगुलरली, सो वो आपके बिहेवियर के अंदर आएगी. वहीं हैबिटेट, आप किस जगह रह रहे हैं, लाइक आप चाइना में रह रहे हैं अभी तो फिर चाइना में तो केसेस ही नहीं है, लाइक यू आर सेफ फ्रॉम कोविड-19. वहीं अगर आप इंडिया में हैं तो अभी भी खतरा बना हुआ है. सिंस लाइक पॉपुलेशन, अगर छोटी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, डेंसिटी कितनी है, तो इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपका मोस्टली इन्फेक्शियस वायरस, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल ऑल्सो, राइट. और ह्यूमन इन्वायरमेंट और मैन के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है इसके ऊपर आपके इन सारे पैथोजन से जो होने वाले डिजीजेस है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं, राइट. कि कभी आपका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्हेन यू आर द मैन इज इंक्रोचिंग अपॉन देयर टेरिटरी, उस केस में भी हो सकता है.
और चाइना का वेट मार्केट वाला एग्जाम्पल तो है ही हमारे पास. तो ये सारी चीज़ें हैं तो दैट यू कैन राइट एज द कॉजेज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज. एंड हियर इज इन अ लिस्ट, ऑल्दो दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव कि कौन से वायरस से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, बट ऑल्दो ये एक ओवरव्यू तो आपको दे ही रहा है, तो आप चाहे तो इसको एक बार देख भी सकते हैं. अगेन दिस कैन बी लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, फंगी से कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोड्यूसोआ से कौन से हो सकते हैं, पैरासाइटिक कौन से हैं, तो ये सारे आप लिख सकते हैं. नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रांसमिशन. अब अभी तक तो एटलीस्ट आपको इतना पता होगा कि इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं. हो सकता है आज से 2 साल पहले हमें पता नहीं था, बट अभी तो एटलीस्ट वी नो. तो एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, विंड, वाटर, इनसे भी हो सकता है. अभी कुछ दिनों पहले ये भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था दैट योर कोविड-19 इज लाइक कॉज्ड बाय द एयर ऑल्सो, द एयर दैट वी इनहेल. ठीक है, तो यानी कि और भी अलग अलग जो भी डिजीजेस हैं आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो विंड, वाटर से हो सकते हैं, inhaling these spores or entering into the skin. और animal vectors भी हो सकते हैं for transmitting the infectious diseases. और animal vectors आपके कौन कौन से हो सकते हैं, mosquitoes हो सकते हैं, flies हो सकते हैं, rats, even bats or any of the animal that you can think about right now. तो ये सारे आपके एनिमल वेक्टर्स हो सकते हैं इन ट्रांसफरिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस. इसके अलावा ये तो आपके जनरल ट्रांसमिशन के मोड हो गए. अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर भी वेरियस कैटेगरी है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपने छींका और हाथ मिला लिया, then there is some kind of a concern. Indirect contact, आपने चीज़ों को छुआ जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे आपको हो सकता है कोई भी इस टाइप का इन्फेक्शियस डिजीजेस. ड्रॉपलेट से हो सकता है, आप किसी के सामने रह के छींक रहे हो, खांस रहे हो, तो जो ड्रॉपलेट्स है दैट कैन कॉज द कंसर्न. वहीं एयरबोर्न हो सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में ये केपेबल होते हैं. और इसका अच्छा एग्जाम्पल आपके ट्यूबरक्लोसिस है. देन फीकल और ओरल हो सकता है, लाइक कॉलरा इसका एक गुड एग्जाम्पल है जो कि फीकल या ओरल तरीके से फैलता है. तो दीज आर लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. तो आप चाहे तो दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि इस तरह से इन्फेक्शियस डिजीजेज ट्रांसमिट होती है. एंड दिस इज इन दैट केस व्हेन यू जस्ट नीड टू राइट अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेज. आपकी जो मर्जी आप उसके अंदर आराम से लिख सकते हैं. यू हैव ऑल द लेवरेज. दे आर नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, दैट यू नीड टू रिमेंबर. और इनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दोज आर द जेनेटिक्स, malnutrition, environment, lifestyle, diabetes, cancer. These are like all examples of your non-infectious diseases. अब इनके causes एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, although they are not caused by the pathogens, but आपके environmental factor, biological response, adaptability, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि जो आपके निग्रोज है उनको फ्रॉस्ट बाइट का चांसेस ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू दी नॉर्थ अमेरिकन और दी स्कीमोज, बिकॉज वो ऑलरेडी उस माहौल में रहते हैं. दे आर एक्लिमेटाइज्ड और मे बी लाइक बायोलॉजिकली अडेप्टेड ऑल्सो. सो उस केस में आपको फ्रॉस्ट बाइट कंडीशन उनमें देखने को नहीं मिलेंगी. So although it's not like कि certain diseases are related to a particular racial groups only, but you can find some kind of an like relevance to the races and the diseases. इसके कुछ examples क्या आप दे सकते हो, like आपको जो कैंसर है, लीवर कैंसर, ये आपको अफ्रीकन्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, and which is the sequel of the widely prevalent liver cirrhosis. Liver cirrhosis भी आपको अफ्रीकन्स में देखने को मिलेगा. The prevalence of liver cirrhosis is highest in Africa. और वहीं आपको लंग और लिवर कैंसर भी अफ्रीकन पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा. So what can be the caustic reason for this? The caustic reason is their diet. The kind of a diet that they are taking is like one of the reason for this. वहीं आपको कुछ ऐसे डिजीजेस भी है लाइक ओबेसिटी अगर आप बात करें तो यू कैन फाइंड द ओबेसिटी इन द नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन. वहीं अगर आप एनीमिक बात करें तो एनीमिक पॉपुलेशन, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वुमेन, तो वुमेन एनीमिक आपको चाइना में ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपेयर टू दी नॉर्थ अमेरिकन. वहीं ओवरऑल एशिया की अगर बात करें तो एशिया में, अफ्रीका में आपको एनीमिक पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा. एंड वाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, दिस इज बिकॉज ऑफ द food, and this is because of the various socio-economic factors. So that means ये आपके जो non-infectious diseases है, they are kind of a very complex one to define, like what can be the exact cause for this. Because अगर किसी को diabetes होता है तो you just cannot say and blame that person कि okay, like you must be having a very bad lifestyle, that is why you have this diabetes. No, कई बार होता है, मतलब बट एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट टेल दिस, पिन पॉइंट इट आप नहीं कर सकते हो. वहीं कैंसर, अगर ऐसे लोग भी होते हैं जो कैंसर हो जाता है जिनको लंग कैंसर स्पेशली, एंड दे हैव नॉट टेकन सिंगल
cigarette in their life, मतलब they haven't smoked any single part of the cigarette in their life, तो उस केस में भी उनको लंग कैंसर हो सकता है. तो अलग अलग रीजंस होते हैं, नॉट जस्ट दी वन. दैट इज वाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिफाइन. तो रादर इन दिस इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो फोकस होता है दैट इज़ मोस्टली अपॉन कि उसको किस तरीके से सब्सिडाइज किया जा सके, जो भी आपके सिम्टम्स है, साइंस है, उनको कैसे रोका जा सके और पर्सन को कैसे अच्छा फील कराया जा सके, उस पर ज़्यादा फोकस होता है रादर देन फाइंडिंग अपॉन की रीज़न क्या होगा, कैसे रहा होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. Then is your genetic diseases, which is also a type of a non-infectious diseases, but ये rare होती हैं, although you can find कि certain population में आपको कुछ traits, कुछ characteristics है जो देखने को मिलेंगे और उनमें आपको एक certain disease की prevalence ज़्यादा मिलेगी. So like sickle cell anemia या thalassemia, ये आपको एक सर्टन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लाइक अफ्रीकन पॉपुलेशन हम काफ़ी बारी पढ़ते आ रहे हैं, राइट. उसी तरीके से आपकी हेमोलाइटिक डिजीज़ होती है. सो हेमोलाइटिक डिजीज़ इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स. अब ये RH पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी 9.6. ऑल्दो 9.6 अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इट विल बी अपलोडेड, इट इज़ ड्यू टू सम टेक्निकल स्नैग. बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो भी RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें आपको हेमोलाइटिक डिजीज़ देखने को मिलेगा. एंड दैट इज़ वाई जो यूरोपियन पॉपुलेशन है वहाँ पे आपको RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स मिलेंगे, बट मोंगोलॉइड और एमिरेडियंस पॉपुलेशन में, अमेरिकन इंडियंस में आपको ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. एंड दैट इज़ वाई यू कैन नॉट फाइंड लाइक द मोर प्रेवलेंस ऑफ हेमोलाइटिक डिजीजेस, राइट. उसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप O होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ब्लड ग्रुप O वाले स्किन कैंसर, रीनल कैंसर को ज़्यादा प्रोन होते हैं. इट्स नॉट जस्ट दैट दिस विल हैपन टू द ब्लड ग्रुप O ओनली, बट दे आर मोर प्रोन टू इट. उसी तरह से ब्लड ग्रुप A इज़ मोर प्रोन टू द हार्ट डिजीजेस एंड स्टमक कैंसर्स. सो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड ग्रुप पे भी डिपेंड करती हैं, लाइक टू एन एक्सटेंट. तो दैट इज़ अंडर द जेनेटिक डिजीजेस, राइट. नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के कॉजेज हमने शुरू में क्या देख लिए, जेनेटिक, माल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल. तो इफ़ यू हैव टू सी लाइक कि कौन कौन से डिजीजेस इन अलग अलग कैटेगरीज के कारण होती हैं, देन यू कैन फाइंड द लिस्ट आउट हेयर, ठीक है. ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग करें. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली, बट येस यू कैन नो इट, राइट. नाउ रिस्क फैक्टर ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो दिस इज बेसिकली द समराइजेशन कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. और वो अलग अलग रिस्क फैक्टर हो सकते हैं आपके जेनेटिक, एनवायरमेंटल, सोशो डेमोग्राफिक, सेल्फ मैनेजमेंट, मेडिकल कंडीशंस. ये सारी चीज़ें ही डिफाइन कर सकती है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण क्या होंगे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कारण क्या है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच थिंग्स, राइट. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर रोल प्ले करती है. तो क्या कारण है वो आप पता नहीं लगा सकते, बट यू कैन डेफिनेटली एसेस इट. आप थोड़ा बहुत जान सकते हो, सो दैट यू कैन टेक सम फर्दर प्रिकॉशंस रिलेटेड टू इट, राइट. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. Yeah, but before this you can have a like the differences between the infectious and the non-infectious diseases, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, that is all written out here. So nutritional deficiencies, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं वो क्या होती है, the last part that we need to read here, right. So again आपके सिलेबस के अंदर nutritional deficiencies and related diseases के बारे में पढ़ना है. सो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि किस डेप्थ तक आपको इसके अंदर जाना है. तो फर्स्ट व्हाट विल ट्राई इज विल ट्राई टू नो व्हाट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, और जो डिजीजेज होती हैं हम उनके नाम देख लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सी लाइक ईच एंड एवरी सिम्टम्स ऑफ इट. इफ़ यू वांटेड टू यू कैन जस्ट गूगल आउट, और थोड़ी आपको जानकारी तो वैसे भी होगी तो यू कैन यूज़ दैट. बट विल ट्राई एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट लाइक व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, हम उसके बारे में जान लेंगे. तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बेसिकली इन वेरी सिंपल वर्ड, जब आपकी बॉडी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, दैट इज़ द विटामिन, मिनरल्स, ये चीज़ों को प्रॉपरली एब्जॉर्व नहीं कर पाती या उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस केसेस में द पर्सन कैन हैव दिस न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, राइट. और ये अलग अलग टाइप की डिफिशिएंसीज होती है. दैट कैन बी डिफिशिएंसी रिलेटेड टू दी विटामिन D, विटामिन A, और ये सारी कंडीशंस हो सकते हैं, राइट. और कई बार ऐसा होता है दैट इन सर्टन डिजीजेज अ पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब सर्टन मिनरल्स. तो ये भी हो सकता है. और एक तो जो सबसे नॉर्मल सिचुएशन होती है कि बॉडी को वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, सो द बॉडी इज नॉट बीइंग एबल टू लाइक grasp it, and that's caused the nutritional deficiencies, right. तो ये definitions और ये understanding the concept you can write.
और अगर डिजीजेस की बात करें तो हियर आई हैव मेंशनड ऑल द डिजीजेस, नॉट ऑल द डिजीजेस बट लाइक मोस्टली जो जनरल होते हैं और उनके सिम्टम्स और कौन से फूड ग्रेन्स हैं. तो दिस इज जस्ट अ जस्ट ऑफ इट. इफ़ यू जस्ट वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट इट. और आप इनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस में लिख सकते हैं. और भी अगर आपको इनके अंदर सिम्टम्स डिटेल में जानने हैं तो यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल. Now let's talk about what is the nutritional anthropology. See, nutritional anthropology, again, anthropology, we know it's a very holistic subject. तो हम न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फूड न्यूट्रिशन इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, लाइक लेम वर्ड इफ आई हैव टू से. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन from the evolutionary, behavioral, and socio-cultural perspective, and how these interact in the production of the nutritional health at the individual, community, and the population level. So basically it's just not talking about like what kind of a nutrition that a food have, but also takes into consideration कि socio cultural perspective कैसा है. For example, if you see like in a certain situation it might happen कि लोगों का जो preference होता है of the good thing in the houses or the more nutritious things in the houses, it might go towards the male child. आपको गांव में ऐसे चीज़ें हो सकता है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी. सो दैट इज़ वाई बिकॉज वी हैव सर्टन काइंड ऑफ एन मेल प्रेफरेंस, और हमें लगता है कि द मेल नीड्स मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन कंपेयर टू द फीमेल, उसका तो बस चल जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट, राइट. सो इन सारी चीज़ों को, ये अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है, ये भी आपके न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर सकते हैं. एंड दे विल अल्टीमेटली सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द गर्ल हेल्थ, एंड अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन द न्यू बॉर्न विद द गर्ल, और अल्टीमेटली उस बच्चे पे क्या असर आता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज दैट द मदर हैज़ फेस्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और लाइक एनी अदर सर्कमस्टांसेस, राइट. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं. दे कनेक्ट द एथनोग्राफिक एंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद द कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज, बिकॉज एज वी नो like anthropologists do a lot of ethnographic and field work, and that is how like they figure out something कि अगर मान लीजिए they have studied something in the island, ठीक है, इस आइलैंड नेशन पे हो गया एंड वहाँ पे दे सॉ दैट पीपल आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ एन डिफिशियंसीज. मान लीजिए उनको कैल्शियम की डिफिशियंसी है, सो दे विल ट्राई एंड फाइंड इट आउट. तो हाउ दे कैन डू इट, दे कैन डू इट बाय सीइंग कि उनकी फूड हैबिट्स क्या है, एंड देन दे सी दे आर मोस्टली हैविंग द सी फूड ओनली. तो सी फूड से उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं हो सकती है. देयर आर वेरियस अदर रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड बाय अदर वेरियस काइंड्स ऑफ फूड. तो दैट इज हाउ लाइक दे स्टडी वेरियस थिंग्स अपॉन दिस, राइट. And also the nutritional status affects the overall health status, work performance potential, and the overall potential for the economic development. Like आपको पता होगा कि generally we prefer and say, I don't know how much it is true, कि almonds, walnuts खाओ तो आपका दिमाग तेज होगा, right. तो अब ये किसने बोला है कि almond खाने से आपका दिमाग तेज होगा, walnut खाने से आपका दिमाग तेज होगा. It's not about almond and the walnuts, it's about the nutritional values that they have, right. सो अगेन ये सारी चीज़ें आप न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, उनको रिलेट करते हो. आप अलग अलग फूड को लेके भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव स्टडीड द consequences फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ अ शिफ्ट from the foraging, hunting to the agriculture, and studies of the effect on the nutrition of a shift from the subsistence farming to the cash cropping is another example. That means when the anthropologists were studying like कि पहले के लोग कैसा खाना खाना पसंद करते थे, what kind of food that they were eating, तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग भी तो इवॉल्व ही हो रहा है ना, राइट. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर लाइक जो आपके अर्ली ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस की जो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी थी, कि आप आज कच्चा मीट आपको दे दिया जाए, विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट इट? ऑफ कोर्स नॉट, राइट. बिकॉज आपकी जो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी है वो इस तरह से डेवलप हुई है दैट यू नीड समथिंग लाइक सॉफ्टर. ना ही आपके दांत उसको सपोर्ट कर पाएंगे और ना ही आपका पेट उसको सपोर्ट कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल लैंड अप इन अ बिग ट्रबल. लेकिन पहले के लोगों के लिए ऐसा नहीं था. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, दे ऑल्सो स्टार्टेड फेसिंग दिस सिचुएशन कि उनको लगा कि कुछ पका पकाया मिलना चाहिए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी. उस तरह से फायर आया. देन उनके बाद उनको लगने लगा कि दीज थिंग्स लाइक द मीट एंड द फ्रूट्स आर नॉट जस्ट एनफ, दे रिक्वायर समथिंग मोर. उसी तरह से उन्होंने सीरियल का प्रोडक्शन शुरू किया, राइस कल्टिवेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स हैव बीन इवॉल्व्ड, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो कि न्यूट्रिशन या फूड से रिलेटेड है मोस्टली, इज़ कवर्ड अंडर दिस, राइट. अब आपके डाइट का अलग अलग चीज़ों का क्या असर हो सकता है, दैट यू कैन सी द इंटरलिंकेजेस आउट हियर, कि एक डाइट डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ों पे. एक तो आपके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी. कई बार ऐसा होता है दैट यू वोंट फील लाइक
हंग्री बट आपको लगता है यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, राइट? तो दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल नीड्स। शायद आपकी बायोलॉजिकल नीड वो ना हो, मतलब आपका पेट भरा हो लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि ओके लेट्स हैव लाइक समथिंग मोर, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके डाइट की रिक्वायरमेंट्स, लेकिन अलग अलग फैक्टर्स है, चाहे वो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका मैक्रो लेवल हो, माइक्रो लेवल हो, कल्चरल हो या टेक्नोलॉजिकल हो। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं आपका डाइट कैसा होगा और किस तरीके का होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट में व्हेन इट इज़ रेनिंग यू फील लाइक यू शुड हैव अ लाइक कप ऑफ टी और समथिंग लाइक दैट। वहीं अगर ठंड का मौसम होता है यू माइट क्रेव फॉर अ गुड लाइक हॉट चॉकलेट समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दैट डिटरमाइंस कि आपका डाइट क्या होगा। अगर वहीं इफ़ अ पर्सन इज सिक देन फिर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि उसका जो फूड टाइप होगा वो किस तरीके का होगा। तो देर आर लाइक वेरियस थिंग्स। आपका किनशिप और ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी, ये भी डिफाइन करती है कि आपका डाइट किस तरीके का होगा। यू विल सी लाइक सर्टन साउथ एशियन पीपल दे प्रेफर मोर ऑफ अ राइस। वहीं अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो दे हैव मोर प्रेफरेंस टुवर्ड्स द बर्गर एंड ऑल। वहीं अगर आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ के अलग अलग प्रेफरेंसेज हो सकते हैं। तो these all are being studied under there, right? And the types of research undertaken by the nutritional anthropologists can be classified into the following main categories. राइट नाउ इट्स मेन कैटेगरी, ऐसा कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है अगेन कि इन्हीं इन्हीं पैरामीटर्स पे आप न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते देखेंगे। इट कैन बी वेरीड नंबर ऑफ थिंग बट जस्ट टू कोट अपॉन फ्यू यू कैन सी कि सोशियो कल्चरल प्रोसेस और न्यूट्रिशन को स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल कैसे है, जो सेंट्रल अमेरिका है, एंशियंट कल्चर डेवलप द टेक्निक ऑफ सोकिंग मेज कर्नल इन द अल्कलाइन सोल्यूशन which improve its amino acid composition and the bioavailability of vitamin B. And without this improvement, the population that subsisted on the maize as its primary staple food would be at a risk of serious malnutrition. That means आपका ये सोशियो कल्चरल प्रोसेस था जिससे न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में मदद मिली एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग स्टडीड। यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के केस में बता रहे हैं। और इवन आप देखेंगे कि इंडिया में भी वी जनरली प्रेफर सोकिंग दी पल्सेस बिफोर कुकिंग इट, बिकॉज ऐसा माना जाता है पल्सेस को सोक करने के बाद जो उनके कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, लाइक न्यूट्रिशनल एबिलिटीज़ होती हैं, दैट इम्प्रूव्स। आई एम लाइक फॉरगेटिंग द नेम, इट्स समथिंग लाइक फाइटिक एसिड और समथिंग लाइक दैट। यू कैन जस्ट गूगल इट आउट कि क्या होता है। सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। वो आपके डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होंगे इफ़ यू जस्ट सोक दी पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके सोशल कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर स्टडी की जाती है, बिकॉज ये तो सोशली आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपने उन्होंने आपको बताया कि इस तरीके से करो, देन इट विल बी मच बेटर, राइट? कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है विच इज़ कंसीडर्ड कि आपको दो चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए, इट माइट बिकम वेरी हार्मफुल फॉर योर स्टमक एंड सो। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग कल्चर्स में देखोगे, राइट? वहीं सोशो एपिडेमोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सोशो एपिडेमोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो, कि आप डाइट इनटेक कैसा है, डाइट का पैटर्न कैसा है, क्या लोग एक बार खा रहे हैं, दिन में 2 बार खा रहे हैं या छोटे छोटे मील्स ले रहे हैं, कैलोरिफिक इनटेक क्या है। आप देखेंगे देर आर सर्टन पीपल हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबरस वर्क, उनका कैलोरी इनटेक ज़्यादा होता है। वहीं कुछ ऐसे होते हैं दोज हु हैव वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनका कैलोरी इनटेक कम होगा। रूरल का अलग कैलोरी इनटेक होता है, अर्बन का अलग कैलोरी इनटेक होता है, एज ग्रुप के वाइज भी अलग अलग कैलोरी इनटेक होता है। तो दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर योर सोशल एपिडेमियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं कल्चरल एंड आइडिएशनल सिस्टम्स एंड न्यूट्रिशंस, अब इसके अंदर अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करते हैं कि अलग अलग कल्चर में किस तरीके के न्यूट्रिशन और सिस्टम्स को स्टैब्लिश किया गया है। तो दिस कल्चर कैन बी लाइक दी एनी ऑफ द कल्चर। अगर आप बात करें कि रूरल कल्चर में, हिमाचली कल्चर हम बोलते हैं, तो हिमाचली कल्चर में यू हैव सर्टन काइंड ऑफ एन धाम दैट यू ईट, राइट? और वहीं अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में देयर इज अ सर्टन कल्चर ऑफ सर्टन काइंड ऑफ एन फूड। उसी तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग रीजन वाइज भी, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग टाइप के फूड देखने को मिलेगा। फर्मेंटेड फूड आपको साउथ इंडिया में बहुत देखने को मिलेंगे, राइट? देन इज योर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, ये भी स्टडी किया जाता है। तो अगेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से अगर आप बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में वी जनरली प्रेफर टू ईट सर्टन स्पाइसेस, राइट? हमें स्पाइसेस डालना पसंद है अपने खाने में एंड वी डू प्रेफर इट एंड वी डोंट फील लाइक कि ओ माई गॉड आपने क्या डाल दिया, इतने सारे स्पाइसेस, आपको बहुत तीखा लग रहा है। एंड स्पाइसेस इज नॉट जस्ट अबाउट तीखा, इट हैज़ लाइक मोर इन्हांस टेस्ट। बट हाँ, कहीं आप दूसरों को खिला दें तो उनको शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी या उनके टेस्ट बर्ड को सूट नहीं करेगी। एंड वाई वी आर काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड टू दिस स्पाइसी फूड, बिकॉज जनरेशन से आप ऐसे ही खाना खाते आ रहे हो
और जनरली जो आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं वहाँ पे आपको ऐसे हॉट स्पाइसेस वाले फूड ज़्यादा देखने को मिलेगा। द रीज़न बीइंग अगेन इसके पीछे क्लाइमेटिक रीजंस भी है, क्योंकि क्लाइमेट इतना मतलब हॉट क्लाइमेट होता है मोस्टली, और हॉट क्लाइमेट में बहुत सारे पैथोजेंस भी पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन केस अगर आप गर्म और स्पाइसी फूड खाते हो तो उससे आपको वो पैथोजेंस का जो खतरा है थोड़ा कम हो जाता है। तो देर आर लाइक सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑल्सो जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है दे स्टडी दी अप्लाइड रिसर्च फॉर दी न्यूट्रिशन प्रोग्राम की एक सर्टन आपने प्रोग्राम लॉन्च करना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अलग अलग ICDS चल रहा है। तो ICDS के अंदर कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी जी ने सोचा हो और उन्होंने प्रोग्राम को जिस तरीके से चलाना है वो चला रहे हैं। तो देर आर लाइक एक्सपर्ट्स फॉर एवरीथिंग। तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड दे आर दी न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इन जैसे और भी जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये सारे लोग अलग अलग स्टडीज करते हैं। तो दीज आर लाइक द ब्रॉडर कैटेगरीज इन विच यू कैन डिवाइड द वेरियस रिसर्च और द वर्क और द स्टडी टेकन बाय द nutritional anthropologist. Let's quickly discuss some brief topics that you can write as an example, right? So topics क्या क्या हो सकते हैं न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के स्टडीज़ के अंदर, जो कि अलग अलग जो हमने देखे कि जिन जिन कैटेगरीज में स्टडी करते हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स वो ले सकते हैं. सो वन ऑफ द टॉपिक कैन बी योर एंशियंट डाइट, टू सी टू नो लाइक what kind of an food was being eaten by the people who were living at a certain point of time. सो इसके लिए दे यूज डेफिनेटली सर्टन काइंड ऑफ एन आइसोटोप एनालिसिस. और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑफ द पॉम्पी, और ये डिस्कवरी की गई थी. इट वाज फाइंडेड आउट कि यहाँ पे देयर वाज सर्टन काइंड ऑफ एन स्टॉल्स बीइंग टेकन केयर, और जहाँ पे आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं दे वर सेलिंग हेन्स, दे वर सेलिंग सम डक्स ऑल्सो. तो इस तरीके के पिक्चर्स देखने को मिले थे. तो दीज आर द सर्टन एनालिसिस दैट कैन बी डन, और इससे ये पता चल सकता है कि उस समय की डाइट कैसी हुआ करती थी, राइट. इफ़ यू वांटेड टू नो आप पॉम्पी सर्च करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे इसके ऊपर आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे. देन द फूड टैबूज भी स्टडी करते हैं लाइक एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी अंडर द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. आप सभी को पता है कि इंडिया में वी डू नॉट ईट सर्टन लाइक मीट, सर्टन काइंड ऑफ एन मीट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, राइट. चाहे वो आपके काउ मीट हो, चाहे वो आपका स्नेक भी हम इंडिया में नहीं खाते, ऑल्दो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इन चाइना, हांगकॉन्ग और इवन साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे कि नॉट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे कि चाइना, हांगकॉन्ग, वियतनाम, इन सारी जगहों पे इट्स जस्ट लाइक वेरी कॉमन, ठीक है. ये बड़े आराम से खाते हैं. एंड सम फूड टैबूज आर इन इफेक्ट ओनली ड्यूरिंग द सर्टन सिचुएशंस लाइक प्रेगनेंसी, और इवन लाइक कभी सावन का महीना चल रहा है तो आप ये नहीं खा सकते. तो दिस इज अगेन लाइक फूड टैबू ओनली. और आप देखेंगे हिंदू में ऐसा भी होता है दैट दे डोंट ईट मीट इन लाइक सर्टन डेज ऑल्सो, अगेन दैट इज अ फूड टैबू. आप सर्टन महीने में कुछ चीज़ नहीं खाते हो. तो दीज आर लाइक वेरियस अदर थिंग्स दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, राइट. वहीं आप अलग अलग एग्जाम्पल से लिख सकते हैं. जो ये स्नेक वाला एग्जाम्पल आप वो लिख सकते हैं, काऊ वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं. देन केनिया में भी कुछ सर्टन होते हैं लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे आर फॉरबिडन टू ईट मीट और एग्स. बट आप देखेंगे कि कई कल्चर्स में ऐसा होता है दे आर गिवन लाइक वेरी मच प्रोटीन रिच डाइट्स. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो फूड टैबूज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड द वेलबींग, इट्स जस्ट अबाउट योर कल्चर कि आप उस कल्चर में किस तरह से सोचते हो और आप उस तरह से चीज़ों को देखते हो. देन चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह पे. कई जगह पे आप देखेंगे कि बच्चों को वो कुछ स्पेशल फूड बना के खिलाते हैं ड्यूरिंग सर्टन एज एंड सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. और कुछ लाइक हिंदू कल्चर में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ सर्टन लाइक ओकेजन्स होते हैं, उसके बाद से ही आप बच्चों को खिलाना शुरू करते हो और एक सर्टन फूड आइटम ही आप उनको खिलाते हो. और अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीकन मदर्स रिपोर्टेड ईटिंग स्पेशल फूड टू स्टिमुलेट द मिल्क सप्लाई व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्लूडिंग फूड सोक्ड इन सोक्ड पीनट्स, सोक्ड राइस, कैसावा लीव्स. तो ये सारे फीडिंग प्रैक्टिसेस है कि कहाँ क्या होता है. आप कहीं देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक कम्प्लीटली लाइक कंपल्सरी एंड मैंडेटरी, ऑल्दो इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड हेल्थ. बट कहीं कहीं पे आप स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो ड्यू टू लाइक लैक ऑफ वेरियस अदर रीजंस वो ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस. ऑल्सो आप ये भी देखेंगे कि कई जगहों पे बॉटल फीडिंग करना बड़ा अनसेफ होता है, स्पेशली इन एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ सैनिटेशन एंड प्रॉपर हाइजीन. तो आप बॉटल फीडिंग के जगह वहाँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा एप्लीकेबल मानते हो. तो these are again like various practices that is being studied कि कहाँ depending upon various environmental factors, socio-economic factors क्या कैसे चल रहा है. तो this is also like a topic of study in the nutritional anthropology. Then another is your overnutrition. So overnutrition I was also looking out for some example. तो
It's a very typical example. Marutiana, like it's an African nation. यहाँ पे जो women होती हैं, they are like supplied with over nutrition. Why? Because it is considered कि अगर वो overweight होंगी, fat होंगी, तो basically like fat and overweight is a symbol of beauty out there. और ऐसा माना जाता है, लाइक इंडिया में तो अगर आप बोले तो आपको एकदम सुंदर सुशील पतली लड़की चाहिए होती है, बट it's not the case with Marutiana. So again, it is studied under the nutritional anthropology. Of course, इसके अपने social angle भी होंगे जो कि social anthropologist स्टडी करेंगे, बट न्यूट्रिशन भी इसमें एक important रोल प्ले करता है, राइट? तो इसी तरीके से आप जमाइका का भी एक एग्जाम्पल है, वो भी आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं. तो बेसिकली द पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स आर टू मेक यू इनेबल टू राइट फ्यू एग्जाम्पल्स दैट विल मेक योर आंसर मच मोर बेटर. वहीं फूड और आइडेंटिटी. अब फूड और आइडेंटिटी अपने आप में कैसे है, क्योंकि सर्टन जगहों पे कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है. लाइक जापानीज़ कल्चर की अगर आप बात करें, तो जापानीज़ कल्चर में आपको जो बच्चों को वो खाना देते हैं ना, वो आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह से, एबेंटोस कहते हैं उसको. तो दे मेक इट इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे. ऑल्दो इफ़ यू जस्ट लुक एंड सर्च अराउंड कि हाउ डू the Japanese culinary skills are there, so you'd find they are like very sophisticated and very pro at cooking skills. मतलब pro in terms of अगर आप उनके dishes की बात खैर अलग है, the skills that they use in cooking, तो वो अपने आप में एक आइडेंटिकल है उनके परफेक्शन वाली इमेज से. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. ठीक है, एबेंटोस आप ये याद रखिएगा. Then food and symbolism. See, certain food symbolizes certain things. हमारे इंडिया में भी like with certain festivals there are certain kind of food. अगर होली आती है, दिवाली आती है, you definitely like enjoy certain kind of food. आप गुजिया एक certain टाइम पे enjoy करते हो, like दही भल्ले आपको होली के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो ये कुछ चीज़ें होती है. You can even go back to your childhood. आपको याद होगा, आप सर्टन फेस्टिवल्स के टाइम में किसी के घर जाते हो, आप ईद के टाइम पे किसी के घर जाते हो, यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि बिरयानी बनी होगी एंड सो थिंग्स. तो दीज आर द फूड एंड द सिम्बल्स दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इज ऑल्सो बीइंग स्टडीड अंडर द न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी. ऑल्सो दाल चावल इट्स लाइक द कम्फर्ट फूड फॉर मोस्ट ऑफ अस. ऑफकोर्स मैगी इज़ नॉट अ कम्फर्ट फूड, बिकॉज मैगी तो आप तब खाते हो ना जब आपको और दूसरा कोई चारा नहीं होता, राइट? दैट्स नॉट अ कम्फर्ट फूड, बट हाँ वो आसान से आपको आपके हॉस्टल के डेज की याद दिला सकता है. बट टेक्निकली कम्फर्ट फूड वो चीज़ होती है जो आपको किसी चीज़ों की याद दिलाती है, लाइक होम सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको घर की याद दिलाती है, घर की वाली फीलिंग देती है. तो दैट इज़ लाइक द कम्फर्ट फूड. तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर स्टडी करी जाती हैं. Now, at the end, let's have a discussion about the infectious diseases in the indigenous community. See, again, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, I'll just give you, try to give you an overview of everything. आप चाहे तो अपने नोट्स में इसको और भी ज़्यादा डेटा ड्रिवन बना सकते हैं, आप कुछ और डेटा उठा सकते हैं. और इनफैक्ट अगर अभी के लिए आप ना भी उठाए तो इट कैन बी वर्केबल. जब आप पेपर 2 में ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगेन आपको काफ़ी सारे फॉलो पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें ऐड करने के लिए. बट एटलीस्ट सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट diseases, तो आई थॉट लेट्स जस्ट क्विकली कवर दिस अप एज वेल. सो अगर आप इंडिजिनस लोगों की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली आपको कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड दैट ऑल्सो पर्टेन्स टू देयर लाइक लिविंग कंडीशंस, उनकी जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, इवन जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है, बिकॉज वी हैव सीन कि दैट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर द डिजीजेज, राइट? तो अगेन आप देख सकते हैं कि इनके कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली रिलेटिवली दूसरे जो पॉपुलेशन ग्रुप है उनसे कम देखने को मिलेंगे. दैट इज़ वाई दीज आर लाइक द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सी. इवन लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें आपको इंडिजिनस कम्युनिटी में देखने को मिल सकती हैं. तो कुछ इश्यूज़ हैं, नॉट वेरी एग्जॉस्टिव, बट ऑफकोर्स कुछ तो हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको इनके केस में कम देखने को मिलेगी. ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम देखने को क्यों मिलेगी? अगेन इट अकाउंट्स टू द पुअरर हेल्थ और जो फैसिलिटीज़ होती हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली इलैबोरेट मोर. वहीं पॉवर्टी, ट्यूबरकुलोसिस, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी एक मेजर इशू है. ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ और हाईली इन्फेक्शियस होती है. तो इसीलिए जो आपकी जो कंडीशंस होती है, लिविंग कंडीशंस होती हैं,
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ सच अ काइंड ऑफ इन डिजीजेस. ऑल्सो द पुअर लेवल ऑफ हेल्थ एक्यूटली फेल्ड बाय द इंडिजिनस वुमेन. सो इंडिजिनस वुमेन मतलब मेन तो हैं ही हैं, दोज हु आर एट रिस्क, और द इंटायर पॉपुलेशन इज एट रिस्क, बट फीमेल्स के केस में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं. इट कैन बी मोस्टली, एक तो ये भी रीज़न होता है कि जहाँ पे भी जो बर्डन होता है ऑफ मे बी लाइक दी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसको लाना, या अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेबिलिटी है तो वो किसको किस हद तक मिल पाएगी. तो अगेन विमेंस आर ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ इन सफरर इन एंड आउट. अगर नेचुरल डिजास्टर भी होता है या आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, उस केस में भी कहीं ना कहीं जो विमेन की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, चाहे वो उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके हो, चाहे वो उनके मैटरनल हेल्थ को लेके हो, चाहे एनीमिया को लेके हो. तो देर आर लाइक मल्टीपल reasons that can be like quoted for the poor health condition of the indigenous women. वहीं poverty and malnutrition भी एक कारण है. Toxic chemical and waste, again toxic chemical and waste से because they are not right, मतलब kind of and very much aware about the harmful impact of all those things. तो इनके लिए तो जहाँ भी ये काम करते हैं, चाहे वो कोल माइंस में काम करे, if you'll see कि जो कोल माइंस में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी कंडीशंस बहुत ही डिप्लोरेबल होती है, एंड दे हैव टू डू इट बिकॉज दे हैव नो अदर वे आउट, राइट. और चाहे तो आप कोल माइंस में काम करने वाले हो, चाहे इवन जो सेप्टिक टैंक क्लीनर्स करते हैं, इवन मैनुअल स्कैवेंजिंग जो करने वाले लोग हैं, दैट इज स्टिल प्रिवेलेंट. और उसमें भी आपको ज़्यादातर यही इंडिजिनस लोग ही देखने को मिलेंगे फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी एंड सो एंड सो. तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उनके जो हेल्थ है, and it's about the overall health, right? Not just the physical health, their mental and other health, psychological health as well. ठीक है. सो वे हेड इसका क्या हो सकता है. तो वे हेड अगेन प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो देनी ही चाहिए, और फिर अगर दूसरे पॉइंटर्स भी मेंशन करना चाहते हैं, सो देयर शुड बी द सेल्फ डिटर्मिनेशन, कलेक्टिव राइट क्रूशियल टू द इंडिजिनस हेल्थ, एंड हेल्थ सिस्टम अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिजिनस कंटेक्स्ट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप जब खाका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में ये सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे. इसलिए आई हैव नॉट लाइक स्पेंड मच टाइम आउट हियर इन रिफाइनिंग इट एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ वे. सो एनीवेज, ये इसी के साथ हमारा जो 9.8 है Part 2 is finished. Now I'll be coming up with the next lecture, that is your topic 10 very soon. Thank you so much.